दिन शांति से गुजर रही हैं, त्यों तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाल ये है कि विपक्ष के नेताओं की जुबान लगातार जहर उगल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में गोडसे की औलादें हैं जो मुझे गोली मार सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 धराशायी हो गई, लेकिन बिलबिलाहट जारी है। जुबानी जहर उगलने का सिलसिला बरकरार है। भड़काऊ बयानों की फहरिस्त रुकने का नाम भी नहीं ले रही। कांग्रेस नेताओं से कदमताल करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के बहाने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली और भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कुर्बानी देनी होगी। हुकूमत को जमीन से मोहब्बत है, जमीन पर बसने वालों से नहीं। अगर आज हम हिंदुस्तान की सरबलंदी के लिए, हिंदुस्तान की आईन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की मुबारक सरजमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके व्यवहार के लिए, अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक के लिए हमको लड़ना है, तो उसके लिए हमको कुर्बानी देना है। मैं जानता हूं इस हुकूमत को कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीरियों से नहीं। मैं जानता हूं इस हुकूमत को उस जमीन से मोहब्बत है, मगर जमीन पर बसने वालों से मोहब्बत नहीं। इस हुकूमत को ताकत से मतलब है, इंसाफ से मतलब नहीं। ओवैसी ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के बहाने भी PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रजनीकांत और मोदी शाह को कृष्ण और अर्जुन कह रही हैं। ऐसी स्थिति में फिर कौरव और पांडव कौन है? क्या आप कश्मीर में महाभारत कराना चाहते हैं? एक्टर भी कह दिए कि कश्मीर का जो मसला था उसको अमित शाह और मोदी ने खत्म कर दिया। इसको उन्होंने कह दिया कि ये क्या कहा, वो महाभारत का कृष्ण और अर्जुन है। अच्छा, तो ये पांडवा कौन है इसमें? कौरवा कौन है इसमें? क्या कश्मीर महाभारत बनाना चाहते हैं? वाह। इस बीच ओवैसी ने एक और भड़काऊ बयान दे डाला और कहा कि हमारे देश में गोडसे की औलाद है, एक दिन मुझे भी गोली मार देंगे। ये मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद है वो मुझे ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अभी भी गोडसे की औलाद है। जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओवैसी का क्या है भाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी के बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि उनकी नसीहत की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब को मुल्क से प्यार करना चाहिए, और मुल्क का मतलब उसमें कश्मीरी भी हैं, उसमें आंध्रा के भी लोग हैं, बिहार के लोग हैं, सब लोग हैं। इस तरह की भाषा बोलकर कि कश्मीरी से प्यार नहीं है, कश्मीरी भी हिंदुस्तानी है। हर हिंदुस्तानी से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्यार करते हैं। ओवैसी साहब के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी से पूछा कि पहले तो ये बताएं, उन्होंने और उनके पूर्वजों ने क्या किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी अभी भी दिल में छोटा सा पाकिस्तान पाले हुए हैं। वो लोग आईना दिखा रहे हैं जिनके पूर्वज देश के मुसलमानों का सौदा करके कांग्रेस के साथ चले गए, वो हमें आईना दिखाएंगे। आज देश कहां चला गया है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हिंदुस्तान की कितनी जय जयकार हो रही है पूरे विश्व में। कोई भी कार्य वो बता दें। पहली चीज तो उन्होंने क्या किया देश के लिए, उनके पूर्वजों ने क्या किया आम समाज में, जिसके लिए वो राजनीति करते हैं, जिसका वो डंका पीटते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या आज तक पूरे इतनी बड़ी 72 साल की 70 साल की आज़ादी में क्या उनको कभी उनका अधिकार प्राप्त हुआ था? अल्पसंख्यक समाज को ये अधिकार अगर किसी ने दिलाने का काम किया है वो आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो उनका विजन बहुत बड़ा है, आपको अंदाजा नहीं है। हमने उन्हीं का अनुसरण किया है जिनके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन आप आज भी कहीं ना कहीं छोटा सा पाकिस्तान दिल में पाल कर चलते हैं। आपके दिल में अभी वही जिज्ञासा जागा करती है, इसलिए उससे बाहर निकलिए। आप हिंदुस्तान आज़ाद देश के सिपाही हैं, आप देश के सदन में जाते हैं तो देखिए और उसका अनुसरण कीजिए। इससे पहले PM मोदी ने दो टूक कहा कि 370 का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बता दें कि कश्मीर को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के कई नेता कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इस बीच ओवैसी ने कश्मीर मामले में गोडसे की एंट्री करा दी।
सवाल उठता है कि जब घाटी में शांति है, क्यों विपक्ष को रास नहीं आ रही? आखिर क्यों विपक्ष लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो खैर, जब 5 अगस्त को जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त उन लोगों की तरफ से हो रही है जो इस अनुच्छेद को हटाए जाने के विरोध में थे, उसका फायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बेशक उठा रहे हैं अपने बयानों में। कई बार इन नेताओं के बयानों का रेफरेंस भी दिया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें खुद उनके मुल्क के ही लोग साथ देने को तैयार नहीं है, खुद इस बात से इनकार करते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना सरकार का एक गलत फैसला था। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, तो सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या अगर सरकार से फैसला किया जाता है, सरकार, क्योंकि लोकतंत्र का अधिकार है साहब, किसी भी तरीके का सवाल सरकार से कर सकते हैं, तो क्या वो सवाल करना भी अब देश में गलत हो गया है? क्या उसकी जवाबदेही भी सरकार की नहीं बनती? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और खास तौर पर आज जो ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया है, उस बयान में किस ओर इशारा किया गया है, उसको हम विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। रजा रिजवी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं चर्चा में, नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हिंदू विचारक दुर्गेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स हैं हमारे साथ, अकील खान साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और आसिफ हुसैन जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा में कुछ देर बाद जेपी पांडे जी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे उनका पक्ष रखने के लिए। पहला सवाल, चलिए रजा जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आज जिस तरीके का बयान ओवैसी की तरफ से आया है, जो कहा जा रहा है कि कश्मीरियों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ कश्मीर की जमीन से मतलब है, और बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि संघ के इशारे पर यह फैसला लिया गया है, देश में अभी भी गोडसे की औलादें हैं, मुझे भी कभी भी गोली मार दी जाएगी। यानी आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन शायद अब विरोध करने की सीमाएं भी तमाम नेतागण जो हैं वो लांघते जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ओवैसी का जो बयान है, जाहिर सी बात है, जो सरकार है और प्रजातांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकारें जब कोई काम करती हैं, जाहिर सी बात है जब 370 हटाना था तो कश्मीर में जो 70 साल से 72 साल से मामला लगा हुआ था, तो वहाँ सरकार ने समझा कि शायद हो सकता है कोई ऐसी गतिविधियाँ हो, इसलिए सरकार ने सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा भेजी और जो वहाँ के जो अलगाववादी नेता थे, जो आतंकवादियों को जो सपोर्ट करते थे, उनको सबको नज़रबंद करके रखा है कि भाई ऐसा है, कोई नई चीज़ होती है, जाहिर सी बात है कोई अगर कील जो है गाड़ी जाती है तो बहुत से बुरादे उसमें निकलते हैं क्योंकि उसको जगह बनानी होती है। तो इन परेशानियों के देख के चुनी हुई सरकार ने ये काम किया। अब ओवैसी जो बात कर रहे हैं साहब, वो जो है नाथूराम गोडसे की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, ओवैसी जहाँ रहते हैं उस एरिया में क्या ओवैसी कम आतंक फैला के रखे हैं वहाँ? आप उनके भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो किस तरीके का बयान दिए हैं? बयान आपने देखा है उनका बयान कैसा आया है? उन्होंने कहा 1 घंटे की फुर्सत मिल जाए तो हम हिंदुस्तान में जो है फिर दिखा दें क्या होता है। तो ये अगर हटा लिया जाए सब, तो पुलिस हटा ली जाए, तो उनके जो बयान आते थे, उनके बयान तो ऐसे आते थे उनके भाई के, जबकि मुकदमे भी लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको समझना चाहिए ओवैसी, लेकिन ओवैसी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कश्मीरियों को जो राहत वहाँ मिल रही है वो राहत कितनी अच्छी तरीके से मिल रही है। और वहाँ के जो लीडरान हैं, आप देखिए मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 का मसला है, अपहरण हो गया। अब अपहरण होने के बाद क्या हुआ, कब कैसे छूटे वो? जब आतंकवादी रिलीज किए गए। गुलाम नबी आजाद के रिश्तेदारों का अपहरण हुआ, अपहरण करने के बाद कैसे रिलीज हुए उनके रिश्तेदार? आतंकवादी छोड़े गए। तो ये सब चीज़ें ज़रा समझना पड़ेगा वहाँ कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ के हालात को ये सरकार समझती है। उस समझ के सरकार ने वहाँ पर जो है इंतजाम किए हैं। नज़रबंद करना कोई ये तो है नहीं, किसी को लाठी से पीट रहे हैं, किसी को जो तंग किया जा रहा है। जाहिर सी बात है ये बड़ा फैसला है, छोटा फैसला नहीं है। उस हिसाब से आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर छोड़ करके पूरे भारत में कहीं आप बताइए कोई जो है अशांति हुई हो? बकरीद की नमाज बिल्कुल आराम से हो गई, कहीं कोई दिक्कत इतनी नहीं आई कि बहुत मरमरिंग हुई हो। लेकिन एक मसला ऐसा आया है 370 का, जाहिर सी बात है कश्मीर के वो लोग नाराज हैं जो राजनीतिक लोग हैं, जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल शेख अब्दुल्ला के खानदान के लोग जो हैं वो नाराज हैं।
चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती जो सईद हो, सईद मुफ्ती की बेटी हो, महबूबा मुफ्ती बेटी हो, वो नाराज हैं, उमर अब्दुल्ला वो नाराज हैं। और नाराज क्यों ना हो, सबके पास सिक्योरिटियाँ थी, सिक्योरिटी सबकी वापस हो गई, सिक्योरिटी लेकर के वो अपना वहाँ जीते थे और खाते यहाँ की थे, बात यहाँ की करते थे, और उसके बाद जो है सोचते कहीं अलग थे किसी दूसरे मुल्क के बारे में। तो ये जरा से बहुत अच्छा मतलब अभी 2-3 साल के बाद ये पता चलेगा, क्योंकि अभी जो कश्मीरी हैं वहाँ उनको वो नेता जो है वो भड़का रहे हैं, और यही गलत है। उन नेताओं को चाहिए कि उनको भड़काएं नहीं और उनको शांति के लिए आमादा करें, जिससे कश्मीर जो अमन सहन है और ज्यादा अमन सहन है। जी नहीं, रजा साहब जो आपने बात कही अपने आप में जायज है, लेकिन देश का लोकतंत्र भी तो इजाजत देता है ना इस बात की। चलिए हमारे साथ जेपी पांडे जी भी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। पांडे जी मैं आप इसे जवाब लेती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अभी जो रजा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनको ज्यादा बेचैनी है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद। चाहे आप राजनीतिक दल की बात करें या आम जनता की बात करें, देखिए लोगों को अधिकार तो है ना, लोकतंत्र इस बात का अधिकार तो देता है कि आप सरकार से सवाल कर सके, से पूछ सके कि क्यों इतना जल्दबाजी में और इस तरीके से, क्योंकि लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि 370 को जो हटाया गया फैसला सही है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो गलत है। लोग जानना चाहते हैं कि धारा 144 क्यों लागू है जब हालात पूरी तरीके से बेहतर हैं घाटी में। देखिए इरम जी, जो आपने ये सवाल किया है बड़ा अच्छा है कि भारत में लोकतंत्र है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है राजनीतिक दलों को नहीं, आप मीडिया वालों को भी, कि सरकार पे सवाल उठाएं, लेकिन सरकार पे सवाल उठाने के लिए होता है, राष्ट्र पे नहीं। सरकार और राष्ट्र में अंतर होता है और लोकतंत्र हमारी ये इजाजत नहीं देता कि आपके अभिव्यक्ति के अधिकार में भारत का विरोध करना भी शामिल है। और कश्मीर का जो मसला है वो आप जानती हैं अति संवेदनशील है, सरहदी सूबा है, वो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा से भी जुड़ता है। तो सरकार की मंशा नियत पे जो प्रतिरोध करना हो उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिस नियति से ओवैसी साहब हो या जो भी तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात आप ये हमें बताइए कि 370 के तहत जो भी उनको स्वायत्तता दी गई थी, हको हकूक दिए गए थे, क्या उसके बनस्पति उसकी दीवार अगर हटा दी गई है तो भारत के महान संविधान, भारत के संविधान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो शरीयत से नहीं चलता, विश्व का सबसे प्रगतिशील संविधान है, सेकुलर संविधान है, तो उसके सारे हको हकूक नागरिक घाटी के या लद्दाख के जम्मू के लोगों को मिल गए। अब उनकी जो लीडरशिप आएगी वो रूट लेवल की आएगी। ये जो 4 यार बेचैन है, मुफ्ती खानदान हो, शेख खानदान हो या गुलाम नबी साहब हो और हुर्रियत के तथा कथित पाक परस्त लोग हो, तो इनकी तो जमीन ही नहीं है अपनी। ये तो पाक प्रायोजित आतंकवाद को वैचारिक स्तर पे नर्सरी दे रहे थे और अब चूंकि इनकी मूल जमीन खिसक गई है इसलिए ये बौखलाए हैं। जहां तक ओवैसी साहब के सवाल है कि वो क्या कहें, दरअसल वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उसमें जो कोई कंट्री होती है उसको वो मातृभूमि मानता ही नहीं, उसको वो पवित्र जमीन मानता ही नहीं, वो जमीन का टुकड़ा ही मानते हैं। और हमारे अगर अटल जी का जो तथा हमारी जो आइडियोलॉजी है एक पार्टी की सरकार की, वो आप जान लीजिए, दीनदयाल जी अटल जी का बड़ा प्रसिद्ध कमेंट है कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब बंगाल इसके 2 विशाल कंधे हैं, पश्चिम पूर्वी घाट विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। तो जो अटल जी ने परिकल्पना की थी, तो हम तो मातृभूमि के रूप में जमीन का टुकड़ा मानते ही नहीं, इसे मातृभूमि मानते हैं। और इस देश के बहुसंख्यक तरक्की ख्याल के मुसलमान भी श्रद्धा रखते हैं। अगर धार्मिक बाधा उनकी आती है वो वंदे मातरम न कहें वो अलग है, लेकिन ओवैसी जैसी औपनिवेशिक भारत विरोधी पाकिस्तान परस्त सोच कोई नहीं रखता। दुर्गेश मिश्रा जी, एक भारत की बात करते करते अब बात जो है लग रहा है जैसे आज ओवैसी ने जिक्र किया महाभारत तक पहुंच गई। देखिए ऐसा है कि जैसा सर्वविदित है, बच्चों में भी कहावत कही कि जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये ओवैसी जिस विचारधारा को फॉलो करता है इसका बहुत पुराना इतिहास है। MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसकी स्थापना 1928 में हुई और करीम राजवी नाम का एक रजाकार था हैदराबाद में, उसने इसकी स्थापना की। ये संगठन हैदराबाद का भारत में विलय का विरोध कर रहा था और इनकी 22,000
रजाकारों की, आप कह सकते हैं सीधे संकोच की बिना कह रहा हूं, मुस्लिम यूथ्स की एक सेना थी जिन्होंने 50,000 से 2 लाख तक हिंदुओं की हत्या की थी वहां, इसलिए ताकि हिंदुओं का वहां डोमिनेशन कम हो जाए। 1948 में ऑपरेशन अपोलो के दौरान ये कासिम राजवी को पकड़ लिया गया और इसको पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का बाप जो है, इसको वो अपना MIM की कुर्सी सौंप गए और 1957 में ये MIM को दोबारा से मान्यता मिल गई सरकार की तरफ से। तो ये आए कहां से हैं? ये आए वहां से हैं, एक ऐसे संगठन से आए हैं, ऐसी एक सोच से आए हैं जो हमेशा भारत के टुकड़े करने के पक्ष में था। वो हैदराबाद के विलय के विरोधी थे, आज वो कश्मीर के विलय के विरोधी हैं। और क्या ये गोडसे की बात करते हैं? गोडसे ने कोई मास मर्डर नहीं किया था। ये उस खानदान से आते हैं जिसके लोगों ने 50,000 से लेकर 2 लाख हिंदुओं का खून बहाया था हैदराबाद की सड़कों पर, औरतों का रेप किया था और हिंदुओं को गोडसे ने मास मर्डर नहीं किया, गांधी जी को मारा, करने का तो क्या सही है। अधिकार है? नहीं, गोडसे वाले बयान पे आप जरा दोबारा नहीं, गांधी जी को मारा, नहीं आप ये बताइए, गांधी जी को मारा, गांधी जी को मारा, वो ठीक गलत बात है, चलिए, लेकिन क्या उन गांधी जी के हत्या के अपराध को छिपाने के लिए या उसको महिमा मंडित करने के लिए 2 लाख हिंदुओं की हत्या भूल जानी चाहिए क्या? वो ऐसी खानदान ये नहीं कह रही दुर्गेश, ये नहीं कह रही, जहां 2 लाख हो, 2,000 हो या 2 आदमी हो, हत्या हत्या है। मतलब आपकी नजर में 2 लाख हिंदुओं की हत्या कोई महत्व ही नहीं रखती है? ईरान जी, 1 मिनट हमको दीजिए, हम स्पष्ट आपने मेरी बात को गौर से सुना। आ रही हूं मैं पांडे जी आपके पास। आप ये कह रहे हैं 2 लाख, ठीक है, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ, मैं भी खुद ये बात मानती हूँ। जो आप 2 लाख हिंदुओं की हत्या की बात कर रहे हैं ना दुर्गेश जी, वो मैं भी मानती हूँ, वो गलत है, मैं वो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं ओवैसी साहब की बिल्कुल सेकुलर बात बता, ये बात कहने का अधिकार नहीं है। और कोई अगर कहता है तो चलिए ठीक है, लेकिन ये जो हत्यारे हैं, जो खानदानी हत्यारे हैं, ये बात ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम गोडसे के खानदानी हैं? नहीं, बिल्कुल मैं गलत बता रहा हूं, मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूं। लेकिन क्या ये व्यक्ति जो जिसका इतिहास, उनके पूरे वंश का इतिहास खून से सना हुआ है, ये दूसरों को बताएंगे कि कौन किसका खानदानी है? गोडसे देश का था, गांधी जी बात रखिए, वल्लभ भाई पटेल देश के, शिवाजी देश के थे, ये कौन से अरब हमलावरों की औलाद है? ठीक है पांडे जी, देखिए, मैं उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ओवैसी साहब का अंतर विरोध मैं इस्लाम की तारीख के दृष्टि से ही बता दूं आपको। जिस जमीन पे वो है, हैदराबाद पे, हैदराबाद में इसके पहले सल्तनत, हैदराबाद के निजाम मुगल सूबेदार थे, उनके पहले बीजापुर गोलकुंडा रियासत हुआ करती थी और वो इतनी हिंदुस्तानी थी कि वो तेलुगु भाषा का संरक्षण देते थे और हिंदुओं को, अगन्ना मखन्ना को पार्टिसिपेट किए थे। छत्रपति शिवाजी से डिप्लोमेटिक रिलेशन था। लेकिन ये आदमी सोचिए, हैदराबाद में रह के क्या कभी तेलुगु जुबान बोलता है? तेलुगु संस्कृति के बारे में कुछ करता है? तो ये जो निजाम साहब थे, ये खुद मुगलों का झंडा लेके गए थे। वहां के स्थानीय मुसलमान आज भी वतन परस्त हैं, स्थानीय संस्कृति को संरक्षण देते हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा हो, इनकी जुबान हो, वो सब वहां के स्थानीय संस्कृति की विरोधी है। ये क्या बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी की? चलिए ठीक है, वो विषय कहीं और जा रहे थे। ठीक है, मैं पांडे जी आपके पास लौट रही हूँ। दुर्गेश जी की बात पर आसिफ जी से कमेंट है, भारत के टुकड़े करने वाला नहीं था। ठीक है पांडे जी, आ रही हूँ मैं। देखिए, धारा 370, ये जो बहस हो रही थी, ये व्यक्तिगत चली गई और जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग शायद दुर्गेश जी ने किया, ये एक सभ्य समाज में तो शोभा नहीं देता। ये एक विचारक हैं और हिंदू विचारक हैं और हिंदुओं की हत्या पे, अरे सुन लीजिए दुर्गेश जी, सुन लीजिए, कौन सा इतिहास, कौन सी ऐतिहासिक किताब पढ़ लिया आपने जिसमें 2 लाख हिंदुओं को के कत्ल की बात कही है? कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? आपने ऑपरेशन पोलो में 5 लाख मुसलमान मारे गए। मैं बताता हूं आपको, आपने जिसका नाम लिया AIMIM के संस्थापक, AIMIM के संस्थापक नवाब थे और दुर्गेश शुरू की आपसे कमेंट लूंगी। पांडे जी एक एक करके, AIMIM के खानदान पांडे जी एक एक करके, इतना बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिलने की बात करता। आपको इतिहास का ही बोध नहीं है। वहां पर निजाम की सत्ता थी, निजाम को आप कह सकते हैं, इतिहास आप ही को पता है और किसी को आपसे इतिहास बेहतर, नहीं। आप तो इतिहास को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप बता सकते हैं क्या जो AIMIM की जो बनाया गया, आपने किसी रजाकार का नाम ले दिया? आप अभी गूगल कर लिए, नवाब खान साहब ने बनाया था AIMIM को। उस वक्त तक तो रजा दुर्गेश जी एक एक करके, आपको टाइम मिल तो रहा है दुर्गेश जी, वक्त दे रही हूँ मैं आपको। उस वक्त भाषा बोलते हैं जेपी पांडे जी, ठीक है, उनको बात रखने दीजिए, आप रखिएगा अपनी बात, आप रखिएगा अपनी बात, इनको बात अगर पूरी मैं करने कुछ दें। होगा तो मैं खेद व्यक्त कर लूँ। अगर मेरी कोई भाषा से किसी को
आपत्ति होगी मैं, और मुझे लगेगा, एहसास होगा, मैं खेद व्यक्त कर लूंगा, क्योंकि बात सीधे अब दुर्गेश जी क्या करते हैं, सीधे मुसलमानों पर ले आते हैं। देखिए AIM के जो संस्थापक है या आज जो उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। धारा 370 को हटाने आज से 70 साल बाद शायद इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि धारा 370 हटाना सही था या गलत था। आज के सिनेरियो में हम एकदम से कोई निर्णय नहीं निकाल सकते, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरह अभी रजा साहब कह रहे थे कि जी सिर्फ अलगाववादियों को बंद किया गया है, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक डोमेन के लोग हैं और जो हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखते हैं, वो भी आज कर्फ्यू में बंद किए गए हैं। और जो पहली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, वो वहां के डोगरा हिंदुओं ने ही 370 के खिलाफ पहली पिटीशन दायर की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उसके खिलाफ हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का तो मसला ही नहीं है। ये कश्मीर और हिंदुस्तान में जो कश्मीर ने धारा 370 हटाई है, उसका भारत का अंदरूनी भारत का ही मसला, ये देश है, अखंड हमारा अखंड हिस्सा है वो। ठीक है नितिन जी, जो ओवैसी की तरफ से आज बयान आया है, गोडसे की औलाद, खासतौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा इस बात कर रहे हैं कि ये अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए बात कर रहे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। ये कश्मीर के बारे में क्या बात करेंगे? आज तक कभी कश्मीर के भाइयों का इन्होंने दर्द देखा है? हिंदू तो छोड़िए, कभी मुसलमानों के बारे में इन्होंने कोई कमेंट किया है? ये कह रहे हैं गोडसे की औलादे घूम रही है। जरा नाम बताइए, कौन गोडसे की औलादे हैं? कौन कौन सी गोडसे औलादे हैं? अपने भाई का कभी आपने इंटरव्यू सुना है? वो कहते हैं 15 मिनट के लिए आप जरा फौज हटाइए, हम हिंदू मुसलमान का संतुलन बना देंगे। ये संतुलन बनाएंगे। तब इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। कोई कमेंट किया? आपने सुना कोई कमेंट इनका? ये क्या हमें बताएंगे कि गोडसे के औलादे घूम रहे हैं? आप क्या अपने आप को गांधी समझते हैं जो आपको कोई गोली मार देगा? किस बात का डर है? आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जो आपको कोई गोली मार देगा? भाई इनको, हम में से इतने लोग बैठे, हमको तो नहीं कहते कि हमको कोई गोली मार देगा। आपने कोई ऐसा कार्य किया है? ऐसा कोई आपको लगता है आपने ऐसा कोई कार्य किया है क्या? या आप अपने आप को गांधी समझते हैं? क्या आप गांधी जी हैं? आपको कोई गोली मार देगा नाथूराम गोडसे? नितिन जी, मैं ऐसा कुछ नहीं है। माफी के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए ऐसी बातें अकबर करते हैं। ओवैसी का के बयान हमारी हमारी भारतीय पुलिस को कहते हैं नपुंसक है वो। हमारे ये कहते हैं संविधान का खतरा है। और सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। इनके भाई कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक बजरंग दल, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया और इनको कहते हैं कि मुसलमानों को शेर बनना होगा ताकि कोई चाय वाला उनके सामने ना खड़ा हो। किसकी तरफ इशारा कर रही है? उनके भाई को तो कोई डर नहीं लग रहा, इनको किस बात का डर लग रहा है? अच्छा आसिफ जी, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। एक सवाल है आसिफ जी का आपके लिए नितिन जी। नहीं, किन कश्मीरियों की बात करना चाहते हैं? ये कहते हैं अमित शाह कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियों की नहीं। कश्मीर क्या है? आप मुझे बताइए, कश्मीर है क्या? कश्मीर एक देश है, हमारे देश का अभिन्न अंग है, और कश्मीरी वहां के निवासी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो सारे हमारे भाई हैं। और 370 धारा हटाई गई है उन भाइयों को इन भाइयों से मिलाने के लिए। आपकी राजनीतिक चलिए ठीक है, ब्रेक में जाने से पहले अकील साहब से एक सवाल मैं करना चाहूंगी। ठीक है, मैं आऊंगी। मैं नितिन जी से पूछना चाहता हूँ। नितिन जी, अकबर ने जो बयान दिया वो निंदनीय है, गलत है, और देश का मुसलमान उस बयान के खिलाफ है। मगर कभी आप वरुण गांधी के बयान की भी निंदा कर दीजिए जब उन्होंने कहा था इस देश के कटुओं को काट दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं, व्यक्तिगत बयान है, वो क्षमा मांगते हैं, व्यक्तिगत बयान होता है वो। ठीक है, जाने से पहले एक सवाल अकील जी से लेना है। ठीक है, अकील जी से एक सवाल है। नितिन जी मैं आऊंगी। ठीक है, आप लोगों को वक्त मिलेगा। अकील जी एक सवाल है। अभी जिस बात का नितिन जी जिक्र कर रहे थे, क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये डर है? देश के प्रधानमंत्री को कहना गलत है, पर मनमोहन सिंह जी को क्या क्या कहा मोहन सिंह जी, और ये क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? आपको गद्दारों को महिमा मंडित करना है? चलिए ठीक है अकील जी, आपके पास ब्रेक के बाद मैं आप पर आऊंगी। चर्चा लगातार इस बात को लेकर जारी है कि क्या जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया है, ये जो बाकी विपक्षी दलों की तरफ से कुछ नेता हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो वाकई में देश के आवाम और कश्मीरी लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? इस पर चर्चा हम करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।